अच्छा, फर्स्ट क्लास जो हमने की थी उसमें जर्नल फिजिक्स के हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे टॉपिकल से। और ये टॉपिकल फाइल जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके थे उन्हीं को हमने आगे कैरी ऑन किया था। तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो लेटेस्ट थे वो हम सॉल्व कर चुके थे। और मोस्टली 23 के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, सब एयर्स मेंशन है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें बाकी हैं वो किसी के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, वो आप उन्हें कंप्लीट करके देखना। ठीक है, और आज जो है वो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी वाला सेक्शन बहुत आसान है और उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं क्योंकि उसमें मोस्टली थ्योरी है और उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत आसान आती है। तो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर जो है वो आपके पास काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। A girl holds a rubber ball out of a window of a tall building, and the ball mass of the ball is 0.2 kg. The ball is at rest 10 meter above a concrete path. अब यहाँ पर जो बॉल है उसे 10 मीटर की हाइट पर रेस्ट में रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। और अब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान है। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर नहीं भी याद या कोई अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहा हो तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर मास की वैल्यू है 0.2, 9.81 वैल्यू ऑफ g होगी कांस्टेंट, और हाइट यहाँ पर गिवन है 10। तो ये मास, ये हाइट, और बस बाकी सारी क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 9.81 इंटू 10, 19.62। और आप इसे राउंड ऑफ 20 भी कर सकते हो क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आंसर्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। 20 जूल्स। और इसके अलावा बी पार्ट है, द गर्ल रिलीजेस द बॉल एंड इट फॉल्स टूवर्ड्स द पाथ, द बॉल स्ट्राइक्स द पाथ एंड बाउंसेस वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अब बॉल ने जो है वो बॉल रिलीज की गई और उसने डाउनवर्ड फॉल किया और स्ट्राइक करने के बाद उसने बाउंस बैक किया वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें उन्होंने स्पीड दी है। स्पीड ऑफ द बॉल इमीडिएटली बिफोर इट स्ट्राइक्स द पाथ इज 14। मतलब हिट करने से बस थोड़ा सा पहले जो उसकी स्पीड थी वो 14 थी, क्योंकि जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। और इसी तरह से स्पीड ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द पाथ इज 12 मीटर पर सेकेंड, और हिट करने के फौरन बाद जो उसकी स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द कॉन्क्रीट पाथ। तो हिट करने के बाद इमीडिएटली जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ½ mv²। और ½ mv² में मास ऑलरेडी गिवन था ऊपर क्वेश्चन में, 0.2 kg।
हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.2 kg मास। और वेलोसिटीज आप देखो दोनों लिखी हुई है उन्होंने, बिफोर और आफ्टर वाली दोनों। तो उन्होंने आफ्टर वाली पूछी है तो आफ्टर में हम 12 लिखेंगे। ठीक है। तो 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो इसका आंसर आ रहा है 14.4, और राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो ये हो जाएगा 14। और इसके अलावा सेकंड पार्ट, शो दैट द चेंज इन मोमेंटम of the ball when it bounces off the path is 5.2 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपने चेंज इन मोमेंटम बताना है। ठीक है, मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है और मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और मास इनटू वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि पहले उसने डाउनवर्ड आकर हिट किया, उस वक्त उसकी स्पीड थी 14। और हिट करने के बाद जब उसने बाउंस बैक किया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दो आपके पास स्पीड की वैल्यूज तो हैं लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी है। और क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से आप इसे देखोगे तो दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। ऑपोजिट डायरेक्शंस का मतलब ये होगा कि अगर आप किसी एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा कंपलसरी, वरना आंसर सही नहीं आएगा आपके पास। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसे पॉजिटिव लेते हो तो इसे नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी, आप किसी एक को पॉजिटिव ले लो किसी एक को नेगेटिव। जो भी आंसर आएगा उसमें हम साइन नहीं लिखते क्योंकि साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो साइन आप अपनी मर्जी से मार्क कर सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। मोमेंटम का अपना फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। अच्छा, अब इसमें से इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड वो होगी जो पहले थी, और हिट करने बाद के बाद वाली जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो फाइनल होगी। ये फाइनल है। तो फाइनल जो है वो हमने नेगेटिव ली है और इनिशियल को हमने पॉजिटिव लिया है। मास इसमें कॉमन है। मास की वैल्यू 0.2। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 12, और वो हमने नेगेटिव में कंसिडर की है, -12। और इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है 14। तब आप यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.2 से, तो आपके पास आंसर में भले माइनस आ रहा हो, ठीक है, लेकिन माइनस साइन आपको ये बता रहे कि फाइनली बाउंस बैक होकर बॉडी गई है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो साइन आपको ये बताता है कि बॉडी फाइनल किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो फाइनल बॉडी मूव कर रही थी ये नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जो हमने अपवर्ड कंसीडर की है। ठीक है। और अब आपने फाइनल आंसर में नेगेटिव साइन को शो नहीं करना होता क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो आंसर में लिखना जरूरी नहीं होता, ना आप लिखोगे, यहाँ भी बस इसलिए लिखा है ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये नेगेटिव साइन जो आया था इसका मतलब था डायरेक्शन। क्योंकि उन्होंने कहा है कि शो करना है आपने
कि इसके इक्वल आएगी वैल्यू, तो आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, अगर आप साइन नहीं कंसिडर करते तो कभी भी आंसर आपके पास 5.2 नहीं आएगा। तो एक और आपके पास ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया, और लास्ट पार्ट है इसमें। द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द पाथ फॉर 0.25 seconds. Calculate average resultant force on the ball when it is in contact with the path. अब आपने एवरेज रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, और टाइम उन्होंने आपको दिया है। अच्छा, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F=ma। अब जो भी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, उससे रिलेटेड आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो कि कौन से आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन में। तो F=ma होता है। ठीक है, अब F=ma हम यहाँ पर अप्लाई फिलहाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड आउट की जा सकती है, टाइम गिवन है और स्पीड भी गिवन है। ठीक है, वरना अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाह रहे तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक आप फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो प्रीवियस पार्ट में 5.2, और टाइम उन्होंने आपको दिया है, तो इससे जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। और इसका आंसर आएगा 20.8। और इसके बाद आपके पास फाइनल राउंड ऑफ आंसर आ जाएगा 21 जूल्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये आपके पास इसकी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मोस्टली यही होता है कि जो प्रीवियस पार्ट में आपके पास क्वांटिटी होती है, नेक्स्ट पार्ट उसी से लिंक होता है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अब नेक्स्ट उसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ये एक और क्वेश्चन हो गया, ये भी अभी अक्टूबर नवंबर 23 चल रहा है। ठीक है, तो 23 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व आपको मिल गए। ये वाला भी ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला काफ़ी इजी है प्रीवियस वाले से भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट शोज अ बलून फिल्ड विद helium gas. The mass of the balloon is 120 kg. Calculate weight of the balloon. Show your working. अच्छा, वर्किंग आप कोशिश करना, जैसे हम हर क्वेश्चन में आप देख रहे होते हो कि सारी कैलकुलेशंस मेंशन होती है, तो आप भी जब कैलकुलेशंस खुद करो तो वहाँ पर आप मेंशन कर देना कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मार्क्स ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम। तो एग्ज़ाम करते वक्त आपको इतना ध्यान नहीं रहता कि किस में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी थी। तो इसलिए आप वर्किंग हमेशा करते रहो, ताकि वो प्रैक्टिस रहे। ये ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन में मार्क्स आपके पास ज़्यादा हो और आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख दो, तो उसमें फिर मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप वर्किंग कंप्लीट किया करो। यहाँ पर अब जैसे उन्होंने कहा है कि आप वर्किंग शो करोगे, तो इसलिए वर्किंग के आपके पास इम्पॉर्टेंट है करना। तो वेट का एक ही फॉर्मूला होता है, W=mg। तो W=mg में से मास गिवन है 120, और वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट पेपर में गिवन होती है, सबसे फर्स्ट पेज पे 9.8 हमेशा सेम होगी। तो आंसर होगा 1176। आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो 1200 पर।
अगेन क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखना है तो इसलिए आपके पास, आप इसे राउंड ऑफ करके 1200 भी कर सकते हो। बी पार्ट में रिजल्टेंट फोर्स गिवन है 54 न्यूटन, और एक्सेलरेशन गिवन, मतलब एक्सेलरेशन आपने प्रूफ करनी कि एक्सेलरेशन इसके इक्वल आएगी। अब रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए आएगा आपके माइंड में, तो आप F इक्वल्स टू एम ए से सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो F इक्वल्स टू एम ए, और A इज इक्वल्स टू F ओवर M। और यहाँ पर जो मास की वैल्यू है वो 120 थी, 0.45। तो ये आपके पास एक और पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस भी होते हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस टिपिकल हो। सी पार्ट है द बलून एक्सेलरेट्स अपवर्ड फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर सारी क्वांटिटीज को आप कंसिडर किया करो, जैसे एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट लिखा है उन्होंने, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, साथ में टाइम की वैल्यू भी गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हमें ये पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, और टाइम की वैल्यू पता है। फाइनली वो आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इतने टाइम के बाद। तो सिंपल सी बात ये कि वो फाइनल के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है। तो यहाँ पर आप सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, टी वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यू यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी। 0.45 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, तो उससे कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 8, 3.6। यूनिट्स भी आपको लाजमी लिखने हैं, तो यूनिट्स भी साथ लिखा करना आप वैल्यूज़ के। मीटर पर सेकंड इसका SI यूनिट हो जाएगा स्पीड का या वेलोसिटी का। उसके बाद डी पार्ट में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ट्रैवल बाय द बलून इन द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करोगे स्पीड का ही, S = VT। ये आपके पास इसकी कैलकुलेशन करके इसका भी फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाली, वो ये कि अभी जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3.6 × 8। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, वो ये कि उन्होंने कहा था कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो बॉडी एक्सेलरेट करने का मतलब ये कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी हर टाइम आपको इंक्रीजिंग टाइम के साथ जो है वो इंक्रीज होती हुई मिलेगी। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी और फाइनल वेलोसिटी हमें सिर्फ पता थी, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो इसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे।
ताकि एवरेज रिजल्ट आ जाए। एवरेज स्पीड, क्योंकि जब वो आपसे ये कहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड है, तो इसका मतलब है जितना भी टाइम की क्वांटिटी गिवन हो पूरे टाइम में स्पीड एक जैसी है, फिर उसमें आप एक वैल्यू लिख सकते हो। लेकिन जब इस तरह का सिनेरियो हो जहाँ पर उन्होंने लिखा हो कि एक्सेलरेट कर रही है और बॉडी की स्पीड भी वहाँ पर चेंज हो रही हो, तो उस कंडीशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखने में वो सिंपल होता है, लेकिन वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। क्योंकि ऊपर प्रीवियस पार्ट में लिखा था बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ये नहीं लिखा था कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब एक वैल्यू रहेगी, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज हो रही है। तो जब चेंज आता है तो या तो आपको वो पूरा चेंज पता हो, ठीक है, वरना फिर हम क्या करते हैं एवरेज वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही काम किया है। और अब जो आपके पास आंसर होगा वो आ रहा है 14.4, राउंड ऑफ कर लेंगे, 14 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो ये आपके पास एक और पार्ट हो गया, ये एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी, इस वजह से। अच्छा, अभी ये प्रेशर वाले क्वेश्चन से पहले हम पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, इनके क्वेश्चंस देखे, तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आपको जो फॉर्मूला है वो अगेन प्रैक्टिस हो जाएगा एक और क्वेश्चन में, फिर हम प्रेशर वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है स्टूडेंट कैचेस अ क्रिकेट बॉल एंड द स्पीड ऑफ द बॉल इमीडिएटली बिफोर इट इज कॉट इज 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैच करने से पहले उसकी जो स्पीड थी वो 18 थी, और जो मास है वो 160 ग्राम्स है। और सबसे पहली चीज़ ये कि मास अगर ऐसा यूनिट में ना हो या कोई भी क्वांटिटी अगर ऐसा यूनिट में गिवन ना हो तो आप उसे कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पर 160 को डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है केजी में। और एक बेसिक सा बस इसमें आपने कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि जब आप किसी स्मॉल यूनिट से लार्ज में जाते हो तो डिवाइड करते हैं, और अगर किसी लार्ज यूनिट से स्मॉल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चंस के साथ हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे आप पूरा एक साथ रिवाइज करोगे तो उसमें हो तो जाता है रिवीजन, लेकिन फिर जब अप्लाई करना होता है तो याद नहीं आ रहा होता, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी आप एक साथ रिवाइज कर चुके होते हो। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के साथ करते रहोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर ग्राम से केजी में जा रहे हैं, यानी हम स्मॉल से लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करें। तो जब आप स्मॉल से लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना है हमें। और अब डिवाइड किससे करेंगे वो हर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसी तरह टाइम की क्वांटिटी होती है तो उसकी अपनी वैल्यू है। तो इसलिए डिवाइड और मल्टीप्लाई आप उनकी अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज हैं उससे करोगे। तो यहाँ पर 160 डिवाइड बाय 1000 करना होगा हमें। ठीक है, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब ये थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ नहीं होती, कुछ होती हैं जिनमें कन्वर्जन्स होती हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। 0.16 केजी। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे अगर किसी के एग्ज़ाम या टेस्ट जो भी चल रहे हों, जो भी टॉपिक्स के, उसमें भी मैंने आपसे कहा है कि आप चीज़ें शेयर कर दिया करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लिया करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। तो जो उसमें पॉसिबल हो पाएगा वो मैं शेयर कर दिया करूँगा, और बाकी जो क्वेश्चंस में डाउट हुआ करेंगे वो आप सेंड कर दिया करो, उसमें मैं कैलकुलेशन करके
जो भी डाउट्स होंगे वो शेयर कर दिया करूँगा, तो फिर आप उन्हें कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है। क्योंकि अभी क्लास में ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है हमें कवर, और सब की कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि हम एक साथ जो है वो चीज़ें सारी कवर अप नहीं कर पाते। तो इस वजह से आप इंडिविजुअल मेंशन कर दिया करो, ताकि एक आइडिया हो जाए कि अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसे शेयर कर दी जाए। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कन्वर्जन हो गई सबसे पहले, और कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन क्रिकेट बॉल इमीडिएटली बिफोर इट इज कॉट। अब जैसे आपने पहले काइनेटिक एनर्जी की थी, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था, बिफोर और आफ्टर वाला केस दिया था। ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा है। खैर यहाँ तो अभी वेलोसिटी एक ही है और मास हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप जो इसकी काइनेटिक एनर्जी यूज़ करोगे, ठीक है, उसमें आप हाफ एम वी स्क्वायर लगाओगे, और हाफ एम वी स्क्वायर के साथ जो यूनिट कन्वर्जन था उसका भी मार्क्स उन्होंने ऐड किया है, तभी वो आपको 3 मार्क्स दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी में नहीं कन्वर्ट करते, वो बिना कन्वर्ट किए उसका मतलब आंसर लिख देते फाइनल। तो कन्वर्जन हमने पहले कर ली थी, तो यहाँ पर मास वो आप कन्वर्जन यहाँ शो कर सकते हो क्योंकि उसके मार्क्स हैं अलग से। हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो अभी आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आपको एक और मिल रहा है। तो इससे आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन की टाइप या ये कैटेगरी के क्वेश्चंस कितनी बार और किस तरह से कितने मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 25.92। और इसके बाद जो राउंड ऑफ करेंगे आंसर 26। उसके बाद बी पार्ट है, इट टेक्स 0.12 सेकेंड्स टू कैच द बॉल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट। एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हम फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी वाला कर रहे थे, उसमें भी सेम इसी तरह के उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, वहां पर भी टाइम की वैल्यू गिवन थी और फिर उन्होंने फोर्स की वैल्यू पूछी थी आपसे। अब उन्होंने कहा है कि ब्रिंग इट टू रेस्ट, यानी फाइनल स्पीड जीरो हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर मास की क्वांटिटी है, टाइम की क्वांटिटी है, फोर्स की क्वांटिटी है, और इनिशियल और फाइनल। तो बेसिकली यहाँ पर हम वही मोमेंटम और फोर्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। हमने पहले ऐसे लिखा हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये वही फॉर्मूला है रिप्रेजेंटेशन लिखने की, बस आपने जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है उसे आप एक एंड पर शिफ्ट कर लेते हो। तो सेम वही फॉर्मूला फिर से आ गया। अब जो ये मोमेंटम की वैल्यू है, ये इक्वल होगी एम इंटू वी के। और टाइम की वैल्यू 0.12 है। तो मास की वैल्यू जो है वो हमने कन्वर्ट की थी 0.16। और वेलोसिटी की जो वैल्यू है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है फाइनल तो जीरो हो जाएगी, तो जो भी वेलोसिटी की वैल्यू है वो सिर्फ इनिशियल है 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कैलकुलेशन करके।
0.16 इंटू 18, 24 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब आपके पास ये एक और क्वेश्चन हो गया सेम पैटर्न का। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एज द स्टूडेंट कैचेस द बॉल, शी मूव्स हर हैंड्स बैकवर्ड्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन ऑन द स्टूडेंट्स हैंड। तो यहाँ पर अब जो बॉल को कैच करते हैं, तो नॉर्मली बॉल को कैच करते हुए जो हैंड्स की पोजीशन होती है उन्हें थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर लेते हैं, और वो बैकवर्ड मूव करने से जो इफेक्ट आ रहा है इसका, वो क्या होगा ये आपने बताना है। ठीक है, अच्छा वैसे आप फॉर्मूला से भी इसे देख सकते हो। जैसे अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखो, एफ वाला जो हमने लिखा हुआ है, अगर इसमें आप बैकवर्ड लेकर जा रहे हो तो इसका मतलब है आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो। मतलब बॉल को कैच करने के लिए आप, बॉल जब आपके हैंड्स की तरफ आ रही है तो आप उसका कांटेक्ट टाइम बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि नॉर्मली ये ह्यूमन रिएक्शन ऐसा होता ही है कि हम इसे कैच करते हुए हाथों को पीछे लेकर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है वो बॉल का वो कम हो जाता है, कम फोर्स से वो आकर हिट करेगी, और वो फॉर्मूला से भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो यही इसका सिंपल सा रीजन है 1 मार्क के लिए, टू डिक्रीज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द हैंड्स। ठीक है, ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देखो जर्नल कैटेगरी की चीजें होती हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता। अब इसमें एक और कैटेगरी का क्वेश्चन ऐड करते हैं, प्रेशर वाला। ठीक है, अभी आपने काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मास वेट और फोर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं अभी। अब इसमें एक और कैटेगरी का क्वेश्चन ऐड करते हैं, मोमेंटम का, सॉरी प्रेशर का। अब यहाँ पर लिखा है, इट शोज अ पर्सन मूविंग अक्रॉस एन आइस कवर्ड पॉन्ड टू रीच अ बॉल ऑन द आइस, explain why this way of moving across the ice is safer than walking, use your understanding of pressure in your answer। तो क्लियरली उन्होंने खुद प्रेशर के बारे में लिख दिया, तो इतना मुश्किल नहीं होता आपको इसमें आइडेंटिफाई करना कि वो किस बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो, पहले हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी को नहीं भी याद तो एक रिकॉल हो जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि एरिया बढ़ता है फॉर एग्जांपल, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्लैट सरफेस की एग्जांपल लो, तो फ्लैट सरफेस और एक पॉइंटेड सरफेस में फ्लैट सरफेस का एरिया ज़्यादा होता है, तो उस पर प्रेशर की वैल्यू कम होगी क्योंकि एरिया ज़्यादा है, फोर्स डिवाइड हो जाती है एरिया पे। और पॉइंटेड जैसे थंबपिन होती है, थंबपिन पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड में क्या होता है कि सारी फोर्स एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रही होती है, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो थंब पिन को बोर्ड में फिक्स करना इसलिए इजी भी होता है क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट पर आपकी सारी फोर्स अप्लाई होती है, तो कम फोर्स से भी हम उसे इजीली पेनिट्रेट करवा सकते हैं। और अब इस क्वेश्चन में भी सेम उनका यही क्वेश्चन है कि आपके पास यहाँ पर एरिया उसने अपना इंक्रीज कर दिया, तो इस तरह से फ्लैट होने की वजह से उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लैट होने की वजह से उसका एरिया इंक्रीज हो गया, और एरिया इंक्रीज होने का मतलब ये है कि प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर वॉकिंग करते तो वॉकिंग में आपको पता है कि इसका एरिया जो है वो फिर शॉर्ट होता, ये, तो इस वजह से यहाँ पर आपने
लार्ज एरिया के रेफरेंस से आंसर लिखना है कि अगर एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा फोर्स exerted by the person spread out over a greater area, ओवर अ लार्ज एरिया भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एरिया जो है वो आपके पास लार्ज है तो इस एरिया पर फोर्स डिवाइड हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप इसका प्रेशर का फॉर्मूला देखो तो इससे प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग द एरिया डिक्रीजेस द प्रेशर। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा और इससे क्रैक होने का चांस भी जो है, आइस क्रैक होने का चांस वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सी एक्सप्लेनेशन हो गई और इससे आपको एक आइडिया भी हो गया कि जो सॉलिड में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इससे आपके पास एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। बी पार्ट में लिखा हुआ है इट शोज अ साइड व्यू ऑफ पॉन्ड विद अ लेयर ऑफ आइस फ्लोटिंग फ्रीली ऑन द वाटर। तो यहाँ पर आइस जो है वो ऊपर फ्रीली फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर। तो ये ऊपर जो आपको एक रीजन नजर आ रहा है ये आइस का रीजन उन्होंने शो किया है। तो ये आपके पास आइस का रीजन है और बाकी जो है वो नीचे वाटर है। उसके अलावा उन्होंने कहा था सरफेस एरिया, पॉन्ड का सरफेस एरिया ये रहा। और मास जो है वो 690 kg है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है और पॉइंट एक्स इतनी डेप्थ पर है। अब आपने पॉइंट एक्स पे प्रेशर कैलकुलेट करना है ड्यू टू आइस एंड वाटर। अच्छा, अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि जब आप आइस कंसिडर कर रहे हो तो यानी आप सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आइस एज अ सॉलिड एक्ट कर रही है यहाँ पर। और अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पर लिक्विड का फॉर्मूला लगना चाहिए। तो सॉलिड का जो फॉर्मूला था वो तो फोर्स अपॉन एरिया है और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का एक अपना फॉर्मूला होता है डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड और डेप्थ। तो यहाँ पर आपने दोनों प्रेशर की वैल्यूज को कंबाइन करना है। तो पहले हम सॉलिड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं या एक साथ कर लो आप। प्रेशर इन सॉलिड प्लस प्रेशर इन लिक्विड। सॉलिड की जगह पर फोर्स अपॉन एरिया प्लस लिक्विड की जगह पर ρ g h। अब फोर्स की वैल्यू जो है वो मास गिवन है, मास से हम वेट निकाल लेंगे। ठीक है,
690 इंटू 9.8। और जो एरिया की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन है 5 मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी की वैल्यू है 1000। ये 9.8 हो जाएगी। और इसकी डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज उन्होंने क्वेश्चन में आपको दी हैं। तो बस अब आप इनकी कैलकुलेशन करके इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लोगे। 690 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 5। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। और इससे भी आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर सकते हो, वरना आप 10 की पावर में भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसे 5800 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। तो जैसे आपको इजी लगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना, वैसे आप इसे कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपके पास यहाँ पर इसकी वर्किंग हो गई कंप्लीट। अच्छा, इसमें ये कि जर्नल फिजिक्स में ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। ठीक है, तो इसमें यह है कि क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास काफ़ी सॉल्व हो चुके हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इट शोज अ मोटरसाइकिलिस्ट एक्सेलरेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ट्रैक। तो पहले ये स्ट्रेट है, उसके बाद ये टर्न हो रहा है। द मोटरसाइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिल हैव अ कंबाइंड मास ऑफ 240 kg। तो हमारे पास एक कंबाइंड मास है 240 kg। उसके बाद उन्होंने कहा है ऑन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन द मोटरसाइकिलिस्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, और ये एक्सेलरेशन है। और द मोटरसाइकिलिस्ट रीचेस द एंड of the straight section of the track in 5.3 seconds. So calculate the speed of the motorcyclist at the end of the straight section. तो यहाँ पर तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे फाइनल के बारे में पूछा है। इनिशियल तो जीरो है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 7.2, और टाइम की वैल्यू 5.3, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7.2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5.3 से, और इसे आप राउंड ऑफ करोगे तो 38 हम लिख सकते हैं इसका आंसर। 38 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा रिजल्टेंट फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है ऑन द स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द ट्रैक। तो जहाँ स्ट्रेट सेक्शन है वहां तक आपने बस रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू एम ए। कंबाइंड मास गिवन था ऑलरेडी 240,
और एक्सेलरेशन जो है वो 7.2। 1728। तो इसे आप राउंड ऑफ करके 1700 भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इनमें से कोई भी आप फॉर्म लिख लो, आपकी मर्जी है। न्यूटन्स। और इसके बाद वाले जो पार्ट है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट सेक्शन द ट्रैक रिमेन्स हॉरिजॉन्टल बट बेंड्स टू द राइट। अब ट्रैक तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अभी वो टर्न होना शुरू हो गया। तो जब मोटरसाइकिलिस्ट बेंड तक पहुंचेगा, सो शी ट्रेवल्स अराउंड द बेंड इन अ सर्कुलर पाथ। तो अब यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रही है एट कांस्टेंट स्पीड। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर से कैसे डिफरेंट होती है? सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेयर इज स्केलर ओनली कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। और सेकेंड पार्ट है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एज शी ट्रेवल्स अराउंड द बेंड एट कांस्टेंट स्पीड। तो वेलोसिटी के बारे में बताना। वेलोसिटी में होगा कि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो उन्होंने कहा है कि जब वेलोसिटी की बात होगी तो जब वो बैंड की तरफ आएगा तो बैंड पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। बस आपने बताना कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, सिंपल। चेंज वेलोसिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। क्योंकि अभी प्रीवियस पार्ट में उन्होंने डिफरेंस इसीलिए पूछा था ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। और why there must be a resultant force on the motorcyclist as she travels around the bend। तो आपको याद होगा कि सर्कुलर मोशन में भी एक फोर्स होती है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और वो कंपलसरी होती है बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपके पास रिक्वायर्ड होगी ताकि बॉडी जो है वो एक कर्व पाथ में मूव कर सके। रिजल्टेंट फोर्स इन सर्कुलर पाथ ऑलवेज एक्ट्स towards the center and it also helps to keep the body to move in a circular path।
ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हो गए जर्नल फिजिक्स के। इसके अलावा ये है कि हम इसका एक असेसमेंट भी रख लेंगे जर्नल फिजिक्स के क्वेश्चंस का, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इसमें आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिलेंगे। और इसके अलावा जो थर्मल, अगर आप देखोगे इसके बाद का टॉपिक, तो थर्मल शॉर्ट टॉपिक है, तो उसमें क्वेश्चंस इतने नहीं होंगे जितने जर्नल के हैं, तो वो शॉर्ट सेक्शन होगा। तो फिर इसके बाद हम इसका एक असेसमेंट रख लेंगे, और उसके साथ ही फिर थर्मल और जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।